नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी विद केशव पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी विषय की शिक्षण वीडियो के बारे में, जो कि हमारे लिए रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की कक्षा है वो शुरू करते हैं। कक्षा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वे भी इन नोट्स का फायदा उठा सके। तो चलिए आज की कक्षा है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी एक प्रकार से भाषा है, और भाषा है वो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है प्रकट करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति विचार करता है तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात का पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या कहे, भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक रूप है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। यानी भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे कि जब हम भाषा ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रयुक्त की जाए तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी सरल भाषा में हम कहें तो मौखिक भाषा वह भाषा कहलाएगी जिसके द्वारा व्यक्ति है अपने विचार है वो बोल करके प्रकट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। आगे हम बात करें तो यह भाषा का प्रधान रूप है। यानी जो मौखिक भाषा ये भाषा का प्रधान रूप है, यह अल्पकालिक प्रभाव रखती है। यानी जो भाषा का मौखिक रूप है वो अल्पकालिक ही यानी कम समय के लिए ही अपना प्रभाव रख पाता है। उसके बाद में जो भी हम बातें करते हैं वो बातें हमारे जो है भूल जाते हैं। सीधे सही सरल भाषा में कहें तो हम उन बातों को भूल जाते हैं। यह मौखिक भाषा है जो अल्पकालिक प्रभाव है रखती है। दूसरी जो हमारी भाषा है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिपि में निर्धारित वर्ण संकेतों युक्त भाषा लिखित भाषा कहलाते हैं। यानी जो वर्ण है, हम सरल भाषा में यूं कहें कि हम जो भी अपनी बात है वो लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। जो मौखिक भाषा थी वो भाषा का प्रधान रूप है, जबकि लिखित भाषा ये भाषा का क्या है, गौण रूप है। और लिखित भाषा में अभिव्यक्ति स्थायी होती है। यानी जब हम भी किसी भी बात को लिख करके दूसरे के सामने पेश करते हैं तो स्थायी रूप से लिख दी जाती हैं। भाषा के पक्ष एवं भाषा के कौशल। अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करेंगे कि भाषा के कौन कौन से कौशल हैं और भाषा के कौन कौन से पक्ष हैं। तो भाषा के पक्षों के बारे में बात करें तो भाषा के दो पक्ष हैं, एक ग्रहणात्मक पक्ष, एक अभिव्यक्तात्मक पक्ष। यहाँ पर ग्राह्य पक्ष लिखा हुआ है और वहाँ पर अभिव्यक्त पक्ष रखा है। ग्राह्य पक्ष में भाषा के दो कौशल आते हैं, सुनना और पढ़ना। यानी इसमें जो मनुष्य है वो ग्रहण कैसे करते हैं, एक तो हम सुन करके किसी बात को ग्रहण करते हैं, एक हम किसी बात को पढ़ करके भी अपने मन में ग्रहण करते हैं। दूसरी जो है अभिव्यक्ति, यानी हम अपनी बात है वो दूसरों के सामने पेश कैसे करते हैं, उसको बतलाते कैसे, वो एक तो हम बोल करके करते हैं और एक हम अपनी अभिव्यक्ति है वो लिख करके दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के पक्षों की बात करें तो भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक ग्रहण करने का पक्ष ग्राह्य पक्ष और एक अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की है जो अभिव्यक्ति पक्ष कहलाता है। भाषा के कौशल चार होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। उसको याद करने के लिए शॉर्ट तरीके LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी लिखना, उच्चारण करना, और राइटिंग यानी लिखना। इस प्रकार से भाषा के कुल चार कौशल हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। यानी एक जो भाषा है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। भाषा को हम प्राप्त करते हैं, वो हमें जन्म से नहीं मिलती है। हम जन्म लेने के बाद में मनुष्य है वो किसी न किसी भाषा को सीखता है, इसलिए भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। भाषा का अर्जन अनुकरण से संभव है। यानी भाषा को हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, अनुकरण करके। यानी दूसरों को देख करके, दूसरों को सुन करके, उसका अनुकरण करके ही हम भाषा को है अर्जन कर सकते हैं। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। यानी जो भाषा है वो हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण बल। भाषा परिवर्तनशील है। यानी जो भाषा है वो समय के साथ साथ में परिवर्तनशील है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं।
भाषा में सृजनात्मकता होती है। भाषा में क्या होती है? सृजनात्मकता, यानी भाषा है एक क्रिएटिविटी है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति है जो कुछ न कुछ नए कार्य करता रहता है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, यानी किसी भी भाषा का एक विशेष रूप से एक मानक रूप होता है और उसी रूप में वो भाषा है लिखी और बोली जाती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो भाषा की विशेषताएं में, तो प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना होती है। भाषा की एक विशिष्ट संरचना होती है। भाषा परंपरागत है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, यानी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। इसके लिए किसी भी भाषा की प्रत्येक भाषा की है वो भौगोलिक सीमा निर्धारित होती है। जैसे हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। वहीं पर हम तमिल की तरफ जाएंगे तो तमिल या तेलुगु बोलेंगे। कन्नड़ की तरफ, कनाडा के केरल की तरफ जाएंगे तो हम कन्नड़ बोलेंगे। इस प्रकार से हम बात कह सकते हैं कि भाषा की एक वो भौगोलिक सीमाएं निर्धारित होती हैं। राजस्थान में हम कई क्षेत्रों में राजस्थानी बोलते हैं, तो उसी प्रकार भाषा की क्या होती है? एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे हम इंग्लैंड चले जाएंगे तो वहां पर अंग्रेजी भाषा बोली जाएंगी। देखिए, भाषा सीखने का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा सीखने का प्रवाह है वो सबसे पहले कठिन शब्द, उसके बाद में सरल से होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अपरिपक्व से परिपक्व की ओर होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाषा की प्रकृति या प्रवृत्ति या भाषा के गुण, यानी एक जो भाषा है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए और उसकी भाषा की प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है यादृच्छिकता। इसका अर्थ है कि जैसा समाज द्वारा स्वीकार किया गया है, अर्थात भाषा समाज विशेष की इच्छा के अनुरूप अपना रूप निर्धारित करती है। यानी जो भाषा है वो एक समाज विशेष के रूप में ही अपनी है जो अनुरूप है वो अपने आप को अनुरूप डाल लेते हैं। यानी समाज में जो भी भाषा प्रचलित रहती है वो उसी के अनुरूप निर्धारित रहती है। दूसरा है अनुकरण ग्राह्यता। इसका अर्थ है कि भाषा को सीखना अनुकरण के द्वारा ही संभव है। यानी किसी भी बालक को हम भाषा सिखाएंगे तो उसको अनुकरण कराएंगे, उसको उन शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, तभी वो भाषा है उस भाषा को सीख पाएगा। भाषा का गुण है कि परिवर्तनशील है, यानी भाषा है वो एक स्थायी नहीं है, वो परिवर्तन कुछ ना कुछ भाषा में है वो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे भाषा के उच्चारण, लेखन आदि में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशील भाषा प्रचलित भाषा रहती है। भाषा एक सृजनात्मकता है। आवश्यकता के अनुसार ध्वनियों और शब्दों को भाषा में जोड़ना अथवा हटाना एक सृजनात्मकता कहलाता है। यानी भाषा में जिस प्रकार किसी ध्वनि की आवश्यकता होती है तो उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, और जो शब्द है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो उन शब्दों को हम हटा देते हैं, उस शब्दों का हम उपयोग कम कर देते हैं। उसी प्रकार भाषा एक सृजनशील है। नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें तो भाषा में बहुघटकता पाई जाती है। प्रत्येक भाषा में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि घटक होते हैं। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम वर्ण सीखेंगे, उसकी ध्वनि के बारे में जानेंगे, उसके शब्दों के बारे में जानेंगे, शब्दों के बाद में हम उसके वाक्य बनाएंगे। उसी प्रकार है वो धीरे धीरे वो भाषा में सीखने लगते हैं। भाषा सीखने का मनोविज्ञान, यहाँ पर अब नेक्स्ट बिंदु है कि भाषा सीखने का मनोविज्ञान क्या कहता है। भाषा सीखने के लिए 3 प्रवृत्तियां आवश्यक होती हैं। यानी किसी भी भाषा सीखने के लिए हमें 3 प्रवृत्तियों की जरूरत होती है: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 3 प्रवृत्तियां आवश्यक है। वो कौन कौन सी? एक है भाषा सीखने की हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, और भाषा सीखने के लिए उस भाषा का बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। सीखने के लिए प्रेरित करती है। भाषा सीखने का माध्यम है वो अनुकरण है, और भाषा में दक्षता का माध्यम ही अभ्यास कहलाता है। भाषा में अपनी दक्षता या भाषा में अपनी सफलता या निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें बार बार उस भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया 5 चरण में पूरी होती है। भाषा हम कितने चरणों में सीख सकते हैं? 5 चरणों में। नेक्स्ट बात करते हैं कि 5 चरण कौन कौन से हैं। ध्वनि संकेतों को सुनना एवं समझना, यानी हम जो भी कुछ भी बोलते हैं उसको मनुष्य वो सुन करके अपने हृदय के अंदर ग्रहण करता है, अपने मस्तिष्क के अंदर ग्रहण करते हैं। तो यानी ध्वनि संकेतों को सुनना और उसको समझना। उसके बाद में किसी भी भाषा का अनुकरण करना, यानी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद में आप पीछे पीछे उसको पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? अनुकरण। भाषा की आवृत्ति, यानी उस भाषा के उन शब्दों को बार बार पढ़ना, आवृत्ति। भाषा की विविधता का ज्ञान होना और भाषा का चयन करना। यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले ध्वनि संकेतों को सुनते हैं, उसके बाद में अनुकरण करते हैं, उसके बाद में अनुकरण के बाद में उनको बार बार आवृत्ति करते हैं, उसके बाद में विविधता सीखते हैं, उसके बाद में उस भाषा का चयन करते हैं।
अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो भाषा सीखने के बिंब। भाषा सीखने के कौन कौन से बिंब होते हैं? बिंब का शाब्दिक अर्थ है चित्र या छवि। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है चित्र या छवि। जैसे हम चलते हैं धूप में तो हमारी परछाई बनती है, तो क्या बनती है? हमारी छवि बनती है, चित्र बनता है, इमेज बनता है। उसी प्रकार भाषा सीखने में हमें 4 प्रकार के बिंब सहायक होते हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। यानी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 बिंबों की जरूरत होती है। वो 4 बिंब कौन कौन से हैं? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो चलिए एक एक बिंब के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा दृश्य बिंब। किसी वस्तु को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना दृश्य बिंब कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु है उसको हम देख कर लेते हैं और उसको देखने के बाद में उस वस्तु के बारे में हम जानने का जो प्रयास करते हैं, जो से सरल भाषा में हम यूं कहें कि किसी भी वस्तु को देख करके उसके बारे में हम जो कुछ भी जानकारी लेते हैं उससे वो दृश्य बिंब में कहला आती है। दूसरा जो भाषा का बिंब है वो श्रव्य बिंब है। किसी वस्तु के विषय में सुन करके ज्ञान प्राप्त करना श्रव्य बिंब कहलाता है। जैसे हम आकाशवाणी से समाचार सुनते हैं तो समाचार हम कैसे सुनते हैं? ऑडियो के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से सुनते हैं। उसके बाद हम जो भी है वो ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? श्रव्य बिंब। विचार बिंब, वस्तु की अनुपस्थिति में उसकी कल्पना करना विचार बिंब कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे पास में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, उसके बाद उस वस्तु के बारे में जो भी हम अपने मन या मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करते हैं वही क्या कहलाता है? विचार बिंब कहलाता है। भाव बिंब, स्वयं को वस्तु के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना भाव बिंब कहलाता है। भावात्मक रूप से यानी हमारे पास कोई वस्तु है तो उसके प्रति हमारे भाव क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास पालतू पशु मान लेते गाय है, और गाय बीमार पड़ जाती है तो उसके बाद में हमारे उसके भाव है ये कैसी बीमार हुई, क्यों बीमार हुई, अब ठीक हो जाए, ठीक है। यानी उसके गाय के और हमारे बीच में क्या है? गाय के प्रति हमारे भाव हैं कि गाय जल्दी ठीक हो जाए। उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे भाषा के कौशल। नेक्स्ट जो बिंदु है वो रहने वाला है भाषा का कौशल। प्रत्येक भाषा से संबंधित 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं, बल्कि ना कि 4 कौशल होते हैं। कितने होते हैं? 4। श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण कौशल, भाषा के संदर्भ में श्रवण का अर्थ है सुनना और सुनकर समझना। यानी श्रवण यानी सुनना, किसी भी बात को सुनना या फिर उस बात को सुन करके अपने आप को समझना। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए लाभ और विशेषताएं। बालक में भाषा के कौशलों का विकास वाक्य से आरंभ किया जाना चाहिए। यानी बालक है, कोई छोटा बालक, उसको भाषा सिखाने के लिए उसका कौशलों का विकास है वो वाक्य से प्रारंभ करना चाहिए। श्रवण कौशल बालक में वक्ता के शब्दों के अर्थ और मनोभाव ग्रहण करने में सहायक होता है। जो श्रवण कौशल है वो बालक के में वक्ता यानी जो अध्यापक है जो कुछ भी बोलते हैं उनको शब्दों के अर्थ और मनोभाव ग्रहण यानी जो अध्यापक बोलते हैं उनकी बातों को ग्रहण करने में सहायक होता है। श्रवण कौशल बालक की एकाग्रता में वृद्धि करता है। यानी बालक को एकाग्रत रखता है। जो भी अध्यापक बोलेगा बालक एकदम ध्यान मस्त होकर के वो सुनेगा, जिससे बालक की अधिगम क्षमता और गति तीव्र हो जाती है। श्रवण कौशल से बालक के उच्चारण में शुद्धता आती है। अगर अध्यापक किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसके बाद में बालक पीछे पीछे उसका उच्चारण करते हैं, जिसके माध्यम से बालक में श्रवण कौशल के माध्यम से उच्चारण है वो शुद्ध होने लगता है। बालक की एकाग्रता के कारण शिक्षक की एकाग्रता बनी रहती है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट जो बिंदु है, श्रवण कौशल बालक में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। यानी बालक जिस प्रकार अध्यापक को सुनेगा उसके बाद में उसके पीछे पीछे अनुकरण करेगा तो उसमें आत्मविश्वास जागेगा, उसको सीखने में जो है सहायक होगा। श्रवण कौशल भाषा सीखने का आधार है, क्योंकि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यानी जब अध्यापक बोलेगा तो बालक उसके पीछे पीछे बोलेगा, अनुकरण करेगा, तो अनुकरण जैसे ही बालक अनुकरण करेगा तो वो उस भाषा को आसानी से सीख पाएगा। श्रवण कौशल बालक में धैर्य क्षमता का विकास करता है। इसमें बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। यानी श्रवण कौशल से बालकों में किसमें वृद्धि होती है? शब्द भंडार में वृद्धि होती है। उच्च श्रवण कौशल की क्षमता अभिव्यक्ति क्षमता को निखारता है। नेक्स्ट बात करें हम कि श्रवण कौशल बालक में
भाषा उसके साहित्य के प्रति रुचि विकसित करता है। यानी जो श्रवण कौशल है बालक को किसी भी क्षेत्र का साहित्य कला उसके प्रति रुचि जागृत करता है, उसके बारे में जानने के लिए जो इच्छा प्रकट करता है। नेक्स्ट बात करें कि इस कौशल से बालक में प्रक्रियाओं भावों को सुनकर पूर्ण रूप से आत्मसात करने की दक्षता विकसित होती है। श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां, अब है जो श्रवण कौशल है वो किन किन विधियों से विकसित किया जा सकता है। तो श्रवण कौशल की प्रमुख विधियां देखिए, गीत विधि यानी गीत कक्षा में गीत गवा के, कविता विधि कक्षा में बालकों को द्वारा कविता या फिर अध्यापक द्वारा कविता सुना करके, अध्यापक द्वारा कहानी सुना करके, नाटक के माध्यम से, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण से, प्रश्नोत्तर विधि से, सूत्र लेखन से और भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बालकों में श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। अब 2 नंबर आता है हमारा जो कौशल है वो भाषा कौशल के 4 कौशलों में से उच्चारण कौशल। उच्चारण कौशल की बात करें तो उच्चारण कौशल भाषा सीखने का दूसरा कौशल है। पहला कौशल हो गया हमारा श्रवण कौशल, अब आता है उच्चारण कौशल। उच्चारण अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण कौशल है। भाषा में उच्चारण का अर्थ है शुद्ध, स्पष्ट एवं रागात्मक उच्चारण। यानी भाषा में उच्चारण का अर्थ हो गया कि बालक है वो शुद्ध रूप से स्पष्ट एवं रागात्मक उच्चारण करे, यानी किसी भी भाषा या कविता का वो शुद्ध, किसी भी शब्द का शुद्ध रूप से उच्चारण करे। उच्चारण सर्वमान्य मानक रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि रागात्मकता का अर्थ क्या है। उचित लय, गति, यति, अनुतान, संगम, बलाघात, स्वराघात के साथ परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का चयन कर उच्चारण करना ही रागात्मकता कहलाता है। उच्चारण कौशल विकसित होने का महत्व व लाभ। उच्चारण कौशल विकसित होने से बालक की अभिव्यक्ति शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी होती है, जिससे बालक अपने विचारों और भावों को सटीक रूप में अभिव्यक्त कर पाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है कि शुद्ध उच्चारण बालक के अन्य भाषाई कौशलों को शुद्ध एवं प्रभावी बनाता है। यानी किसी भी भाषा को बालक अगर शुद्ध बोलेगा तो वो अन्य भाषा को भी शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए प्रभावी। उच्चारण कौशल संप्रेषण को सुगम बनाता है। यानी उच्चारण कौशल से बालक में संप्रेषण यानी अध्यापक और बालक के मध्य वाद संवाद प्रतिसंवाद की जो है क्षमता है वह कौशल को सुगम बनाता है। उच्चारण कौशल बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। उच्चारण कौशल विकसित करने के उपाय एवं प्रक्रिया। कक्षा में शिक्षक शुद्ध, स्पष्ट एवं रागात्मक उच्चारण करे। विद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुने तथा उसके अनुरूप ही उच्चारण करे। शिक्षक और विद्यार्थी समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के उच्चारण में विशेष ध्यान दे। कक्षा में एक साथ अधिक शब्द या वाक्य सिखाने के स्थान पर सीमित शब्द तथा छोटे वाक्यों का अधिक अभ्यास कराया जाए, जिससे क्या है उच्चारण कौशल है वो अच्छा हो। गीत, कविता आदि का सहस्वर वाचन कराया जाए। उच्चारण कौशल को विकसित करने की विधियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले गीत विधि, कविता विधि जो सहस्वर वाचन या अनुकरण के अंतर्गत आती है। भाषण, आशु भाषण, वार्तालाप और वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, भाषा प्रयोगशाला, नाटक विधि है जो उच्चारण कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा कौशल के तीसरे कौशल की बात करें तो कौशल आता है हमारा वाचन कौशल, जिसे हम पठन कौशल के नाम से भी जानते हैं। वाचन का सामान्य अर्थ है कि लिखित या मुद्रित सामग्री को पढ़ना। वाचन का सामान्य से अर्थ है कि लिखित या मुद्रित सामग्री को पढ़ना। जिस प्रकार से बालक अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है वो वाचन कौशल कहलाता है। भाषा शिक्षण में वाचन का अर्थ है मुद्रित या लिखित सामग्री का उच्चारण करते हुए या पठन करते हुए अर्थ एवं भाव ग्रहण करना। यानी बालक के द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके उसमें से अपने आप में भाव है उन वस्तु के बारे में या जो भी पाठ में साहस दिया उसके बारे में अपने भाव है वो ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाएगा वाचन कौशल। वाचन कौशल बालक में भाषा के अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्ति में रुचि विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। वाचन कौशल 2 प्रकार का होता है, एक होता है सहस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। सहस्वर वाचन लिखित या मुद्रित सामग्री को सहस्वर पढ़ना सहस्वर वाचन कहलाता है। सहस्वर वाचन को व्यक्त वाचन भी कहा जाता है। यानी सहस्वर वाचन को सीधे शब्दों में कहे तो कक्षा में बालकों द्वारा उच्चारण के माध्यम से पढ़ाना। जैसे अभी मैं आपको
पढ़ा के समझा रहा हूँ उसी प्रकार से स्वर वाचन में पढ़ना होता है। लिपिबद्ध सामग्री को मुखरित करना से स्वर वाचन कहलाता है। यानी कोई भी सामग्री है उसको लिखा गया या लिपिबद्ध किया गया उसका उच्चारण करना से स्वर वाचन करना ही क्या कहलाएगा? से स्वर वाचन कहलाना। से स्वर वाचन के भी दो भेद होते हैं। से स्वर वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन जब वाचन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रूप में अन्य व्यक्तियों के समक्ष किया जाए तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और आदर्श वाचन शुद्ध, स्पष्ट और रागात्मक होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में आदर्श वाचन है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो आदर्श वाचन है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन वक्ता के आदर्श वाचनों के अनुरूप वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी जब आदर्श वाचन एक व्यक्ति कर रहा है तो उसके बाद में बालक है जो उसके पीछे पीछे जो अनुकरण करके उच्चारण करते हैं यह क्या कहलाएगा? अनुकरण वाचन कहलाता है। कक्षा में अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। यानी आदर्श वाचन जो शिक्षक करेगा उसके पीछे पीछे विद्यार्थी जो भी बातें बोलेंगे, जो भी शब्द शिक्षक कहेगा उसको पीछे अनुकरण करके बोलेंगे, क्या कहलाएगा? अनुकरण वाचन। नेक्स्ट बात करें कि संशोधन। से स्वर वाचन की अनुकरण प्रक्रिया में होने वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए करवाए जाने वाला अभ्यास संशोधन कहलाता है। से स्वर वाचन की प्रक्रिया दो रूपों में होती है, एक व्यक्तिगत वाचन होता है, एक समवेत सामूहिक वाचन होता है। से स्वर वाचन भी अब आगे चलकर दो प्रकार से होता है। एक तो व्यक्तिगत से स्वर वाचन होता है, व्यक्तिगत वाचन, और एक समवेत। जब वाचन व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाए तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यानी किसी एक बालक के द्वारा कोई वाचन किया जाता है, पाठ किया जाता है, उसे व्यक्तिगत वाचन कहेंगे। और समवेत यानी सामूहिक वाचन से पूरी कक्षा के द्वारा वाचन किया जाता है वो क्या कहलाएगा? समवेत या सामूहिक वाचन। जब वाचन एक समूह द्वारा किया जाए तो उसे समवेत वाचन कहते हैं। से स्वर वाचन की विधियां कौन कौन सी है? तो चलिए आप जान लेते हैं से स्वर वाचन की विधियां। वाक्य शिक्षण विधि। इस विधि में बालक को सर्वप्रथम वाक्य में वाचन का अभ्यास करवाया जाता है तथा बाद में क्रमशः शब्द और वर्ण का अभ्यास करवाया जाता है। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार भाषा का शिक्षण वाक्य से ही आरंभ किया जाना चाहिए। वाक्य से शुरुआत करेंगे, वाक्य से बालकों को शब्द समझेंगे और शब्द के बाद में बालकों को वर्ण समझाना चाहिए। तो कौन सी विधि हो जाएगी? विश्लेषणात्मक विधि, जो कि पूर्ण से अंश की ओर चलती है। आगे हम बात करते हैं कहानी विधि। से स्वर वाचन में कहानी विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को कहानी के वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में चित्रात्मक कहानी का प्रयोग किया जाता है। यह विधि वाक्य शिक्षण विधि का विस्तृत रूप कही जा सकती है, जो कि विश्लेषणात्मक कहलाती है। देखो और कहो विधि। इस विधि में बालक को कोई वस्तु या उसका चित्र दिखाकर उसके नाम का वाचन करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? देखो और कहो विधि। इस विधि में बालक पहले शब्द का ज्ञान प्राप्त करता है उस तथा बाद में वर्ण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द से वर्ण की ओर चलती है, ये पूर्ण से अंश की ओर चलती है विधि। इस विधि से बालक को सीमित शब्दों का अभ्यास करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो विधि आती है से स्वर वाचन में वर्ण या अक्षर बोध विधि। इस विधि में बालक को सर्वप्रथम वर्ण का वाचन करवाया जाता है तथा बाद में शब्द और अंत में वाक्य का वाचन करवाया जाता है। भाषा मनोविज्ञान की दृष्टि से ये प्रक्रिया अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि अंश से पूर्ण की ओर पर सूत्र पर आधारित है या फिर अंश से पूर्ण की ओर चलती है, जो कि वर्ण से वाक्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विधि की बात करें तो ध्वनि साम्य विधि। इसके प्रवर्तक माइकल सोमर थे या फिर माइकल सेमर। इसका अन्य नाम है ध्वन्यात्मक विधि या फोनेटिक मेथड। इस विधि में एक ही ध्वनि से निर्मित या एक समान ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास एक साथ करवाया जाता है। यह एक संश्लेषणात्मक विधि है, यानी ध्वनि साम्य विधि है वो संश्लेषणात्मक विधि है। इस विधि से बालक का ध्वनियों पर अधिकार हो जाता है। यह विधि रोचक एवं मनोवैज्ञानिक है। जो ध्वनि साम्य विधि है इसके प्रवर्तक माइकल सेमर है और यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से बालक को सीमित शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। अगली विधि की बात करें तो आती है साचार्य विधि। इसके प्रवर्तक है मारिया मॉन्टेसरी। साचार्य का अर्थ है साथ लाना। इस विधि में बालक के समक्ष एक कार्ड पर बने हुए चित्र को दिखाया जाता है तथा साथ ही उस चित्र से संबंधित नाम लिखे हुए कार्ड को दिखाकर शब्द का वाचन
करवाया जाता है। यानी बालक के सामने एक चित्र रखा जाता है और उस चित्र के समक्ष उसके बाद में उस चित्र पर जो भी चित्र अंकित है उसका नाम है वो दिखा करके बालक को द्वारा अनुकरण करवाया जाता है। यह विधि भी मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट बात करें कि इस विधि से बालकों को सीमित शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। विशेष रूप से भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्ञान इस विधि से नहीं करवाया जा सकता है। सहस्वर वाचन के लाभ की बात करें तो सहस्वर वाचन से बालक में उच्चारण शुद्धता आती है। सहस्वर वाचन से बालक ध्वनि और वर्ण का संयोजन सीखता है। इस प्रक्रिया से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सहस्वर वाचन से बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वहीं पर सहस्वर वाचन बालक में भाषा एवं साहित्य के वाचन के प्रति रुचि विकसित करता है। सहस्वर वाचन से बालक में उचित यति, गति और प्रवाह के साथ पठन की दक्षता विकसित होती है। सहस्वर वाचन से वाचन कौशल बालक के लेखन कौशल की उत्कृष्ट बनाता है। अब आता है मौन वाचन। सहस्वर वाचन में मौन वाचन क्या कहलाता है कि लिखित या मुद्रित विषय वस्तु को उच्चारण किए बिना पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। यानी अपने मन ही मन में किसी भी तथ्य को पढ़ना, पुस्तक को अपने मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाएगा? मौन वाचन। मौन वाचन का अभ्यास कक्षा 3 से प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। मौन वाचन के अभ्यास से पहले बालक में वाचन की कुशलता विकसित होनी चाहिए। मौन वाचन कविता पाठ के समय नहीं करवाया जाता। मौन वाचन के भी दो रूप हैं, एक गूढ़ वाचन, एक द्रुत वाचन। गूढ़ वाचन गंभीर वाचन या अध्ययन, विषय वस्तु को धीरे धीरे गंभीरता से अर्थ और भाव ग्रहण करते हुए पढ़ना गूढ़ वाचन कहलाता है। यानी भी किसी विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? गूढ़ वाचन कहलाता है। गूढ़ वाचन से विषय वस्तु की अधिकतम मात्रा आत्मसात की जाती है। एक होता है द्रुत वाचन, जो विषय वस्तु पर बिना अधिक विचार किए मौन वाचन करना द्रुत वाचन कहलाता है। जिस प्रकार से हम किसी विषय वस्तु को या कहानी को पढ़ते हैं उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, आगे क्या उसको आगे पढ़ते ही जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? द्रुत वाचन। द्रुत वाचन से विषय वस्तु को कम समय में पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक आता है विहंगावलोकन। विहंगावलोकन का अर्थ है सरसरी तौर पर विषय वस्तु को देखना। यानी एक बार हम किसी वस्तु को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम उस विषय वस्तु को दूसरी बार पढ़ते हैं तो पूरा नहीं पढ़ करके उसके महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा? विहंगावलोकन। अर्जित ज्ञान को और अधिक विकसित करने तथा जिज्ञासा की शांति के लिए संदर्भ ग्रंथ या अन्य पुस्तकों पढ़ना विहंगावलोकन कहलाता है। मौन वाचन का क्या क्या महत्व है? मौन वाचन बालक की एकाग्रता में वृद्धि करता है। मौन वाचन से मानसिक थकान कम होती है, जिससे बालक अधिक समय तक अध्ययन कर सकता है। मौन वाचन बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। मौन वाचन से बालक में तर्क, चिंतन, तुलना आदि दक्षताएं विकसित होती हैं। मौन वाचन से अध्ययन की गति तीव्र होती है। मौन वाचन अवकाश के समय का सदुपयोग करने का माध्यम है। मौन वाचन में बालकों के नेत्र और मस्तिष्क की क्रियाशीलता और उनका संयोजन प्रबल होता है। मौन वाचन कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा कौशल का। हमारा चौथा कौशल है वो लेखन कौशल है। जो अंतिम कौशल है वो क्या? लेखन कौशल या वर्तनिक कौशल। भाषा के संदर्भ में लेखन का अर्थ है शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं बोधगम्य लेखन। लेखन विचार अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी भी अपने विचारों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए हम जो भी लिख करके पहुंचाते हैं उसे क्या कहेंगे? लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। बालक का लेखन कौशल उसके उच्चारण कौशल से प्रभावित होता है। लेखन कौशल भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा सुलेख, दूसरा अनुलेख और तीसरा शोर्तलेख। सुलेख का शाब्दिक अर्थ है सुंदर लेख। सुलेख लिखते समय अभ्यास पुस्तिका के बाईं ओर हाशिया छोड़ा जाता है। उतना ही स्थान पृष्ठ के ऊपर तथा उसका आधा स्थान पृष्ठ के नीचे की ओर छोड़ा जाता है। अनुलेख का अर्थ है लेख के अनुरूप लेख। अनुलेख लेखन सिखाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अनुलेख के लिए शिक्षक बालक की अभ्यास पुस्तिका में वाक्य या शब्द छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लिखकर देता है तथा विद्यार्थी उन बिंदुओं को मिला करके लेखन का अभ्यास करता है। यानी शिक्षक क्या करता है? किसी भी शब्द को टुकड़ों में लिखता है और उसके बाद विद्यार्थी हैं उन टुकड़ों को जोड़ करके लिखने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? अनुलेख। अनुलेख के लिए मुद्रित अभ्यास पुस्तिकाओं में वाक्य, शब्द या वर्ण को पृष्ठ की प्रथम पंक्ति
में गहरे अक्षरों में मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात कुछ पंक्तियों में उन्हें छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में मुद्रित किया जाता है तथा अंत में कुछ पंक्तियां रिक्त रखी जाती हैं। अब आता है प्रतिलेख। अध्यापक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए अथवा पुस्तक में मुद्रित लेख को देख करके लिखा गया लेख क्या कहलाता है? प्रतिलेख। यानी अध्यापक है जो कक्षा में अपने श्याम पट पर जो पिछुलेख लिखेगा उसको देख करके बालक अपनी पाठ्य कार्य पुस्तिका में लिखेगा तो वे क्या कहलाएगा? प्रतिलेख। सूत्रलेख। सूत्रलेख का अर्थ है सुनकर लिखा गया लेख। यानी अध्यापक है जो कक्षा में बोलेगा, कक्षा में खड़ा हो जाएगा एक स्थान पर, वो बोलेगा, जो भी सुलेख बोलेगा तो विद्यार्थी उसको सुन करके लिखेगा तो क्या कहलाएगा? सूत्रलेख। इस प्रक्रिया में शिक्षक कुछ वाक्य या शब्द बोलते हैं तथा विद्यार्थी सुन करके उसे लिखते हैं। सूत्रलेख में भाषा की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है, सुंदर लिखावट नहीं है। सूत्रलेख बालक के श्रवण कौशल, एकाग्रता और लेखन गति के विकास में भी सहायक है। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं? सबसे पहले आती है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक बालक को स्लेट या अभ्यास पुस्तिका में खड़िया या पेंसिल से वर्ण, शब्द या वाक्य छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लिख कर देते हैं तथा बालक उस रूपरेखा पर अनुकरण करते हुए लिखने का अभ्यास करते हैं। यानी अध्यापक क्या करते हैं? बालक को पाठ्य पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर कुछ शब्द लिख देते हैं। जैसे हम के लिख कर देते हैं तो बालक उसके ऊपर है जो वो स्लेट पर क्या करेगा? पेंसिल या जो खड़िया का बटना आता है उसको चलाएगा, उसको देख कर उस पर चलाता रहेगा, अनुकरण करेगा। स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्याम पट पर कुछ शब्द या वाक्य लिखते हैं अथवा बालक की पाठ्य पुस्तक का एक भाग चिन्हित करवाते हैं। बालक श्याम पट पर लिखे वाक्य अथवा पाठ्य पुस्तक में मुद्रित विषय वस्तु को देखकर लिखने का अभ्यास करते हैं। जो लेखन कौशल की तीसरी विधि है वो जैक-टॉक विधि है। इस विधि में शिक्षक सूर्त लेख प्रक्रिया से कुछ वाक्य लिखवाते हैं। बाद में इन्हीं वाक्यों को शिक्षक बालक की अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं तथा बालक अपने लेख का मिलान शिक्षक के लेख से समम करके संशोधन करते हैं। इस विधि से बालक में आत्म निरीक्षण की प्रवृत्ति विकसित होती है। जैक-टॉक विधि से बालक में आत्म निरीक्षण की प्रवृत्ति विकसित होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साहचर्य विधि जो कि इसके प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी थे। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक बोलने या पढ़ने से पहले उसको लिखना सीखना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को लिखने से पहले पढ़ना लिखना मुद्रण भौंकने के समान है। बालक को लिखने से पहले पढ़ाना लिखना मुद्रण पर भौंकने के समान है। यानी बालक को सर्वप्रथम लिखना सीखना चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो भाषा के कौशल है वो श्रवण, उच्चारण, लेखन और वाचन है। इस विधि में शब्द या वर्ण लकड़ी या कागज के गत्ते पर उभरे हुए रूप में लिखे जाते हैं। बालक उन पर अंगुलियां फेरकर उनके अनुरूप एवं मोड़ का अनुभव करते तथा अंत में रंगीन पेंसिल से लिखने का अभ्यास करते हैं। अब पांचवी विधि है जो लेखन कौशल की वो है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में बालक को पहले सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, अर्धवृत्त, वृत्त आदि के लेखन का अभ्यास करवाया जाता है तथा बाद में वर्णों का लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। इस विधि में पे, ते, फे आदि वर्ण पहले सिखाए जाते तथा के, ए आदि वर्ण बाद में सिखाए जाते हैं। पेस्टोलॉजी विधि, यह विधि 3 चरणों में पूरी होती है। पहला पृथक्करण होता है, उसके बाद में वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद में उसका एकीकरण किया जाता है। नेक्स्ट जो विधि आती है वो आती है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण का अर्थ है निर्माण करना। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाया जाता है तथा बाद में क्रमशः शब्द और वाक्य लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। यह विधि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। 7 नंबर पर विधि आती है वो विश्लेषण विधि। इस विधि में बालक को सर्वप्रथम वाक्य या शब्द के लेखन का अभ्यास करवाया जाता है तथा बाद में वर्ण विश्लेषण करवाया जाता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह इस विधि की भी 4 शैलियां हैं। कौन सी विधि की 4 शैलियां हैं? विश्लेषण विधि की 4 शैलियां हैं, वो कौन कौन सी? एक शब्द शैली, वाक्य शैली, चित्र शब्द शैली और वाक्य शब्द शैली, जो चित्र वाक्य शैली की भी कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों द्वितीय भाषा की शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि। तो साथियों आज की इस कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे द्वितीय भाषा
की शिक्षण वीडियो के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, जिसके प्रवर्तक या उसको कहते हैं भंडारकर विधि। इस विधि के प्रवर्तक थे जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। भंडारकर इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा के लिए किया गया था। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।